आपने जब से अपना YouTube प्लेटफॉर्म शुरू किया है, आपको लगता है कि मनी वाइज आपका डिसीजन ज़्यादा वायबल ऑप्शन था? आज मेरे पास में जो है ना 70 के आसपास लोग काम कर रहे हैं, तो कम से कम मेरी वजह से मैं मतलब उनके घर चलाने में अपना एक योगदान दे पा रहा हूँ। सचिन चौधरी एज, हालांकि आपने मुझे अपनी एज बता दी है। हाँ, बट आप मत बताना। अब ये चलेगा थंबनेल के ऊपर सचिन सर की रियल एज। वहाँ से वहाँ तक का सफर कैसे तय हुआ? मैं कभी लोगों की सुनता था कि कोई एक्टर या कोई और फलाना ये बोलता था कि यार मैं ये बनना नहीं चाहता था, गलती से बन गया, तो वो मेरे साथ भी हुआ। जिस तरीके से डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है पिछले कुछ सालों में, जिस तरह से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, अगर मैं एक टीचर के रोल की बात करूँ तो ये रोल जो इवॉल्व हुआ है वो आप कैसे देखते हैं? इतना बड़ा रिवॉल्यूशन जो आया वो तो ना तो मेरी वजह से आया ना किसी और की वजह से आया, वो पहला वो कोविड की वजह से आया। इमोशनल इंटेलिजेंस टीचिंग में कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैम। हम तो पढ़ाते डेनियल गोलमैन का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर काम करा। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे देश में लगती है, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, मतलब वो चीज़ों को थोपते हैं या सख्ती करते हैं। जो NEP 2020 की ये जो पॉलिसी है, इसको आप कितना इम्प्रेसिव और इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिव आप देखते हैं? नो डाउट NEP 2020 वाकई में बहुत अच्छी मतलब एक पॉलिसी है, अगर इसमें कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। आजकल जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा फोकस कर रही है कि बच्चे की आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दो। उसकी जितना क्रिटिकल थिंकिंग को आप बढ़ाओगे उतना ही बच्चे की सोच बेहतर बनेगी। AI के आने के बाद से शिक्षक, एक टीचर, एक गुरु का रोल कहाँ पे देखते हैं? बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज भी टीचर बच्चों को सिखाता है, AI नहीं सिखाता। एग्जैक्टली। डिसिप्लिन टीचर बच्चों को सिखाता है, AI नहीं सिखा पाएगा, वो टीचर ही सिखा पाएगा उसको। ये जो जज कर रही है सोसाइटी, पेरेंट्स, वो सिर्फ इन्हीं कुछ एग्जाम्स के दम पर एक बच्चे को जज कर रहे हैं। बिल्कुल 99%। अगर मैं कहूँ नहीं मेरा भारत महान, मेरी यहाँ से एजुकेशन और कहीं बढ़िया नहीं है, तो माफ करिए ये सच्चाई नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आपको स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना हो, कर्म करते जाओगे तो आपको फल की भी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि कर्म में ही आप इतने लीन हो जाओगे तो मतलब आपके माइंड में आएगा भी नहीं फल। कभी आपको ये लगा कि प्रेजेंट सोसाइटी में टीचर्स का भी कहीं ना कहीं रिकग्निशन या रिस्पेक्ट को लेकर के एक कमी है? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। सचिन चौधरी और सचिन एकेडमी, ये दोनों नाम काफ़ी पॉपुलर हैं एंड आई एम श्योर आप सभी ने ये नाम सुने होंगे, क्योंकि एक बहुत ही प्रोमिनेंट, पॉपुलर और प्रीमियम जिसे कह सकते हैं एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर इस वक्त देश के, जिन्होंने कई लाखों स्टूडेंट्स को अपना मार्गदर्शन दिया है सचिन एकेडमी के थ्रू। तो आज वही सचिन चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में है। सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शो से पहले आपसे बात भी हो रही थी, मैंने पूछा आपसे कि आपकी उम्र कितनी होगी, क्योंकि जब रिसर्च कर रहे थे, ये भी क्वेश्चन था गूगल के सर्च इंजन में, सचिन चौधरी एज, सचिन चौधरी सचिन एकेडमी एज। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसा आपका एक ड्राइविंग फोर्स थी सचिन एकेडमी शुरू करने से पहले? मैम पहले तो मैं आपकी एज वाली जो क्वेश्चन है उसका आंसर देता हूँ। ये पता नहीं कितने बच्चे मेरे से पूछते हैं कि आपकी एज क्या होगी, बट मैं कहूँगा कि एज पर ध्यान ना देकर अगर आप क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि बहुत कम एज में मैंने कई गवर्नमेंट जॉब भी ली थी, छोड़ दी, फिर काम करना स्टार्ट किया, तब से कर ही रहा हूँ। तो मुझे खुद ही नहीं पता रहता अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। हालांकि लोगों को अभी भी एज कम लगती है, बट मैं अभी ठीक ठाक हो गया हूँ। हालांकि आपने मुझे अपनी एज बता दी है। हाँ, बट आप मत बताना। अब ये चलेगा थंबनेल के ऊपर सचिन सर की रियल एज। सेकंड जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि मतलब कैसे आपने इसको शुरू किया या ये सब चीज़ें। देखिए, शुरू करने का आइडिया ऐसे तो नहीं था कि मतलब किसी ने कोई चीज़ें बताई हो, ट्रेनिंग दी हो, क्योंकि जिस सोसाइटी से हम आते हैं वहाँ पर इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। और यूट्यूब तो ये कहोगे आज की डेट में भी नॉलेज नहीं है। अगर आप किसी से पूछोगे कि भाई वो क्या करता है, कि वो तो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं। तो ये क्या हुआ, मेरी जॉब के दौरान मैं इन चीज़ों को थोड़ा पब्लिकली कम बोलता हूँ, बट आज बोलता हूँ। मेरा थोड़ा मन ये था कि यार जो भी थोड़ा बहुत पैसा आएगा कहीं ज़रूरतमंद को दिया जाए। तो मैं देता भी था शुरू से, मतलब ये चीज़ आदत भी थी। मुझे लगता है शायद उसी की वजह से मुझे सब कुछ मिला हो। तो मैंने क्या किया, अपने जन्मदिन वाले दिन, 17 जून को मेरा जन्मदिन आता है, 2018 की ये बात है। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया।
और बनाने के बाद मैंने पढ़ाई की थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान, जो पढ़ा, जो एक्सपीरियंस लिया, या जॉब के दौरान जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, अलग अलग ट्रेनिंग्स मिली जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, तो वो सब चीज़ें मैंने उन वीडियो के थ्रू बच्चों को देना शुरू करा। इत्तेफाक कहिए कि वो शुरुआत की ही वीडियो बच्चों को बहुत पसंद लगी और एकदम वीडियो की रीच बहुत पहुंची, चैनल बहुत तेजी से ग्रो हुआ। जब चैनल तेजी से ग्रो हुआ, बच्चे जुड़े, उनके एग्जाम पास हुए, उसके बाद जो है फिर मैंने अपना जॉब वगैरह वो परमानेंट छोड़ दी सब। और फिर तब से मैं इसी में अपना लगा हुआ वो कि आगे इसको और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, या मैं और किस प्रकार से नई नई चीज़ें सीख सकता हूँ। तो इस प्रकार से जर्नी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो इस प्रकार से शुरू हुआ। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक और जो मेरे मन में सवाल आया है कि आपने बोला कई सारे सरकारी नौकरियां आपने क्रैक की, उसके बाद आपने परमानेंटली वो नौकरियां छोड़ करके आपने कहा कि मैं स्टूडेंट्स को जिस तरीके से लोग कनेक्ट कर रहे हैं, बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं, मैं इसी दिशा में आगे बढ़ूंगा। तो एक मेरे मन में सवाल आया है कि क्योंकि अक्सर जो सरकारी नौकरी में पैसा होता है वो अहूदे के हिसाब से भी एक लिमिटेड अमाउंट होता है कि भाई हर महीने की आपको इतनी सैलरी मिलेगी। अगर आप क्लास 1 ऑफिसर हैं इतनी, क्लास 2 ऑफिसर हैं इतनी, अलग अलग उसके हिसाब से आपका होता है। लेकिन आपने जब से अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म शुरू किया है, आपको लगता है कि मनी वाइज आपका डिसीजन, पैसे वाइज आपका डिसीजन, ये यूट्यूब वाला जो आपका अपना कंटेंट जनरेट करके ये ज़्यादा वाइबल ऑप्शन था? मैम सही बताऊँ तो शुरू में तो यूट्यूब से कुछ मिला नहीं था। लेकिन मैं आपकी बात कर रही हूँ, इतने सालों बाद 2018 2025 में हम बैठे। देखिए क्या होता है, मैं अपने ग्रेड पे की बात करूँ, 4200 का ग्रेड पे था, ठीक है, ठीक ठाक सैलरी होती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे पता चलता गया कि मैंने तो सोचा था मैं कुछ कहीं दूंगा या किसी नीडी पर्सन को या जो भी मतलब जानवर वगैरह को दूंगा, तो मुझे नहीं पता था कि इतना इसके अंदर चीज़ें मिलती हैं। अब मैं इसका अंदाजा लगाऊंगा तो शायद पूरी जिंदगी भर अगर मैं जॉब कर रहा होता तो भी इतना नहीं कमा पाता मैं। तो ये तो नो डाउट छोड़ने के दो ही वजह थी। पहला, एक तो यहाँ पर बच्चे बहुत भारी संख्या में जुड़ गए थे, एग्जाम पास हो रहे थे, जॉब्स उनको मिल रही थी। दूसरा, मैं खुद मजबूत हो रहा था। एक और रीजन मुझे सबसे बड़ा लगता है, पैसा सब चीज ठीक है, एक लिमिट पर जाकर आदमी ऊब भी जाता है, या ठीक है अपनी जरूरतें पूरी हो जाए, कि आज मेरे पास में जो है ना 70 के आसपास लोग काम कर रहे हैं। तो कम से कम मेरी वजह से मैं मतलब उनके घर चलाने में अपना एक योगदान दे पा रहा हूँ, उनकी सैलरी में यहाँ पर दे पा रहा हूँ। जो मैं खुद एक गवर्नमेंट से सैलरी उठाता था, अब मैं इतने लोगों को दे पा रहा हूँ। आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह कह सकते हो। बिल्कुल, आप एक एंटरप्रेन्योर ही हुए अगर देखा जाए एक तरह से। बिल्कुल। जैसे कि जो लोगों के अंदर प्रेरणा आती है ना, खासकर जब से ये यूट्यूब का रेवोल्यूशन शुरू हुआ है कि यूट्यूब में कंटेंट डाल करके हर तरह का कंटेंट आ रहा है, अच्छे से अच्छा कंटेंट, बेहतर से बेहतर कंटेंट, और बाकी मैं डाउनग्रेडेड कंटेंट की बात नहीं करूँगी, लेकिन वो भी अपनी जगह बीट करता हुआ है। लेकिन जब मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट की बात करती हूँ तो लोगों को लगता है कि अच्छा, अगर सचिन चौधरी सक्सेस को पा सकते हैं इस तरह से कि उनका पर्सनालिटी या उनका जो वे ऑफ लाइफ है, उनकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो हमारी भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पहले आप बताइए। मैम पहले आपके दो सवाल आ गए। नहीं, पहले मैं आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछूंगी, फिर पूछूंगी कि वो सफ़र जो आपका शुरू हुआ, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, फिर आप एक यूट्यूब पे एक प्रोमिनेंट फेस बन गए हैं। भाई यूट्यूब भी लोग बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप उनमें से एक हैं। यूट्यूब अच्छा पैसा देता है, अब लोग आपका लाइफस्टाइल देखते हैं, तभी शायद एज की इतनी एज में किस तरह से सक्सेस को पाया। तो फैमिली बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ से वहाँ तक का सफ़र कैसे तय हुआ। देखिए मैं आपको बताऊँ कि फैमिली हम लोग मिडिल क्लास से थे, और मिडिल क्लास की जो ज़रूरतें होती है वो तो हमारी पूरी होती थी, बट जो आज की लाइफ हम जी रहे हैं उस टाइम पर वो नहीं थी। तो हमें भी स्ट्रगल करना पड़ता था कुछ चीज़ों के लिए। अगर जॉब की तैयारी कर रहे तो इसका मतलब जॉब की ज़रूरत थी, तभी तैयारी करी थी, वरना मैं कुछ और कर सकता था। तो थोड़े से फिर हालात भी ऐसे बने कि मतलब मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा आ गई थी और कम एज में आ गई। कोई सरकारी नौकरी में था? रिलेटिव थे मतलब। अच्छा, आपके इमीडिएट फैमिली में कोई भी नहीं था? हाँ, पिताजी? नहीं, मतलब फादर नहीं थे, लेकिन रिलेटिव काफ़ी है। अच्छा। और इससे भी टीचिंग लाइन से भी जुड़े हुए। अच्छा। तो हाँ, तो वही वाली बात है कि नीड बहुत थी, और मैंने बताया कि थोड़ा सा मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ गई थी एक टाइम के ऊपर, यही हो कि मैं थोड़ा अलग सा ही हो गया था, तो मैं कुछ और करना चाहता था। बहुत सारी चीज़ें थी माइंड के अंदर करने के लिए, मैं कभी आना भी नहीं चाहता था कि मुझको जॉब लेनी है, सब चीज़ करनी है।
लेकिन होते हैं ना, एक थोड़े से हालात बदल गए। मैं कभी लोगों की सुनता था कि कोई एक्टर या कोई और फलाना ये बोलता था कि यार मैं ये बनना नहीं चाहता था, गलती से बन गया, तो वो मेरे साथ भी हुआ। गलती से तो बन गया। गलती से हो गया। तो मुझे उस टाइम पर काफ़ी मतलब नीड थी जॉब की, तो मैंने अपनी तैयारी करी। तैयारी करने के दौरान मुझे पता लगा कि भाई हाँ, कौन सी जॉब में क्या चीज़ है, कैसे सुविधाएं मिल सकती है। और वो तैयारी करते करते फिर जो है जब आपके पास एक सैलरी आती है, मतलब जब वो एसएमएस आता है सैलरी का, तो बड़ा सुकून देता है यार, अपने बलबूते पे कुछ करा। अब अपने घर वालों के दम पे कुछ नहीं करा, कि अपने अपने बलबूते पे करा। तो एक अच्छा सा फील हुआ कि यार अब मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया है, अब मैं अपने घर वालों पर या किसी के दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू होता गया, तो मैंने फिर वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा उस चीज़ को। फिर मैं अभी भी यूट्यूब के ऊपर बच्चों को कहता हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास से हैं, बिल्कुल। और जो मेरा घर है, हमारा घर ठीक था, लेकिन उससे भी बहुत मतलब कह सकते हो आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ यार, आप लोग जॉब की तैयारी कर रहे हो, करते रहो, आप XYZ कर रहे हो, कुछ भी करते रहो, बट अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई स्किल है, ये मेरा ओपिनियन है कि आज की डेट के अंदर अगर किसी के पास कोई स्किल है, जैसा आपने कहा कि आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत करी, आपके 150 कंप्लीट होने वाले हैं, तो आपके अंदर वो स्किल थी, एक क्रिएटिविटी थी, मतलब काम करने की, अभी भी आप चेक कर रहे हो, ये सारी चीज कर रहे हो। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पास बहुत भारी डिग्री होने की जरूरत है, आपके पास स्किल है तो आप कर जाओगे। ऐसे और भी बहुत लोग हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को कि अगर आपके पास कोई स्किल है भाई, उसका यूज करो आप लोग। इनफैक्ट हमारी सरकार कह रही है कि भाई बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके अंदर कोई स्किल है तो उसको उभारो, ताकि अपनी आजीविका तो कमा सके। तो बच्चों को मैं कहता हूँ आप यूट्यूब चैनल बनाओ भाई, आप मेरा कंटेंट पढ़ा लो, ठीक है, मैं कोई कॉपीराइट नहीं देता बच्चों को, कि आप कंटेंट पढ़ा लो। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे जो खुद पढ़ाते भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी पढ़ाते, तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं तो यही कहूँगा सभी लोगों से कि अगर आपके पास कोई स्किल है किसी भी तरीके की, मैं तो ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ जिनको स्किल भी नहीं है बट पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी के पास स्किल है, टैलेंट है और उसको निखारना चाहता है, तो वो उसमें थोड़ा पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मेरे बताओ, हम उस फैमिली से आते हैं, ये क्या है यूट्यूब क्या है, तो उनको अभी भी नहीं पता। जब मैंने पहली जॉब छोड़ी तो उनको ये था कि चलो यार, एक छोड़ के दूसरी में जा रहा है। अब जब मैंने कहा अब नहीं करनी मुझको जॉब, कह रहे नहीं नहीं, सरकारी नौकरी बड़ी उससे मिलती है, ये मिलती है, क्योंकि वो फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो सरकारी नौकरी को बहुत बड़ी चीज मानता कंडीशनिंग है वो दिमाग की, वो कई वो सालों की कंडीशनिंग है वो वही दिमाग की। तो उस दौरान मतलब फिर ये चीजें ऐसे ऐसे होती चली गई। तो मैं सभी से वही कहूंगा कि यार आप XYZ कुछ भी कर रहे हो, बट अपनी स्किल कोई आपके अंदर है तो उसको आप निखारिए। नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि स्किल को निखारना, क्योंकि पहली बात है एक्स फैक्टर हर किसी में होता है, मतलब उसको कितनी जल्दी आप परख सकते हैं या परख सकते हैं कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्किल्स को होन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ के लिए करेक्ट करूँगी, ये मेरी स्किल नहीं है, मैंने पत्रकारिता पढ़ी है, और 17-18 सालों बाद वो चीज़ कर करके तब मैं जा कर के यहाँ पे बैठी हूँ। और ये मेरा ब्रेन चाइल्ड इस तरह से रहा है कि मेरा हमेशा शो पे फोकस रहा है कि जो यंगस्टर्स को इम्पैक्ट करे, ऐसा कंटेंट जनरेट करना है जो यंगस्टर्स को मोटिवेट करे, पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करे, और देश को किसी ना किसी रूप में एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करे। तो मेरा तो खैर ये इसको शुरू करने का मकसद था। रही स्किल की बात, क्योंकि जब मेरा इतने साल मैंने पत्रकारिता में बिता दिए, तो उसके बाद मुझे लगता है बड़ा लाजमी सा होता है कि आप इस तरीके की चर्चाएं या कैमरे के सामने बैठ करके अपना शो करते हैं। लेकिन हाँ, स्किल डेवलपमेंट, स्किल की होनिंग, अप स्किलिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बोला कि पेरेंट्स को समझ में नहीं आया कि क्या यूट्यूब और क्या ये सब सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी, नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन जब अब आप सचिन अपनी मर्सिडीज़ कार से ट्रैवल करते हैं और लोगों के सामने आते हैं, उन रिश्तेदारों के सामने, अपने माँ बाप के सामने, तो देखिए एक जो बेटे का एक वो होता है ना कि अपना भले ही बात में, लेकिन पेरेंट्स को इतना उस लेवल पे पहुंचा दो, क्योंकि मिडिल क्लास माइंडसेट ये होता है कि पेरेंट्स सबसे पहले, पेरेंट्स के लिए पहली चाबी पेरेंट्स, घर खरीदा पेरेंट्स के। तो जब अब वो देखते हैं आपकी सक्सेस, तो क्या अब उनको एनालाइज करते हैं या वो यही कहते हैं कि अच्छा ये सब तो ठीक है लेकिन सरकारी नौकरी भी करते रहो साथ में? अब नहीं कहते। अब नहीं कहते। अब उनको दिख रहा है ना सामने, पहले उतनी चीज नहीं दिख रही थी उनको। हाँ, और इसमें ये भी होता है कि जब तक पेरेंट्स को नहीं दिखता कोई ठोस काम हमारी सोसाइटी में ज्यादातर, तो तब तक वो यकीन भी नहीं करते। अच्छा, कोई रिलेटिव्स का ऐसा कोई इंसिडेंट जब आपने, मतलब जो आपको याद हो कोई, कि कभी मतलब मैं सरकारी नौकरी कर रहा था या सरकारी, क्योंकि
फैमिली के जब ग्रोइंग एज होती है ना कुछ, क्योंकि अगर आपने कहा जिम्मेदारियां हैं, कोई ना कोई ट्रिगरिंग पॉइंट तो ज़रूर रहा होगा ना कि अभी भी कभी याद करते होगे तो ऐसा लगता है कि यार और मेहनत करनी है, वो बात याद करके, या कुछ ऐसा रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ रहा नहीं। सब सपोर्टिव थे आपके लाइफ नहीं, में? सब सपोर्टिव नहीं थे, सही बताऊँ तो। कुछ लोग ही सपोर्टिव आपके होते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा माइंड के अंदर ये था कि अपने आप कुछ करना है, खुद को प्रूव खुद को करना है, खुद के बलबूते पे करना है, या मतलब फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। अपने आप करेंगे तो फैमिली हमारे उससे पहचानी जाएगी। तो बस यही माइंड सेट था, और ज़्यादा कुछ मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं था ना, मतलब ज़्यादा। चलिए अब मैं आपकी एकेडमी पे आती हूँ। सचिन एकेडमी काफ़ी फेमस है और लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स एसोसिएटेड हैं, बहुत मैसिव फॉलोइंग भी है आपकी सोशल मीडिया पे। तो लगभग अगर मैं आपसे एक रफ एस्टिमेट पूछूं तो कितने स्टूडेंट्स अभी तक, 2018 में शुरू किया, 2025 में लगभग कितने स्टूडेंट्स आपके टच में आए, आपने ग्रूमिंग की, और आपके क्लासेस क्या पेड क्लासेस होते हैं और आप फ्री क्लासेस भी करते हैं? कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इनको हमको फ्री करना है, कि मतलब अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है तो उसको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं? हम देखिए, इसमें जो है ना कई सारे सवाल है, मैं एक एक करके आंसर देता हूँ जी। उसका। पहला ये है कि क्लासेस पेड होती है, फ्री होती है। तो क्लासेस दोनों होती है, अच्छा। फ्री भी होती है, पेड भी होती है। स्टार्टिंग में मैंने फ्री ही पढ़ाना शुरू किया था, बट क्या हुआ कि मैं सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। दूसरी बात, मुझे काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पर फिर आपको एक फीस आपको बच्चों से वो लेनी होती है। लेकिन मेरा एक मोटो है शुरू से ही, चाहे वो जॉब के टाइम हो, पहले का हो या आज तक का भी हो, कि आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम के बीच आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। आपको अगर कोई बच्चा, सपोज हमारे लिए 1000 रुपये बहुत कम है, उस बच्चे के लिए वो 1000 रुपये बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई बच्चा आपको 1000 रुपये दे रहा है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको 10,000 की चीज़ दो, 10,000 का उसको सपोर्ट दो, ताकि वो निराश ना हो। बच्चे का आपके ऊपर भरोसा बनेगा, बच्चा आपकी सारी चीज़ सुनेगा। अगर आपने वो सोचा कि यार चलो फीस ले ली और सही से उसको कंटेंट नहीं दिया, पढ़ाया नहीं, सपोर्ट नहीं करा, तो आपने पैसे तो कमा लिए, बट उस बच्चे का फ्यूचर आपकी वजह से खराब हो जाएगा। सही बात है। तो ये कोई भी काम आप स्टार्ट कर रहे हो, या जो भी हमारी ऑडियंस देखना चाहती है, मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि आप ईमानदारी से करिए। आप 100 रुपये की जगह 10 रुपये कमाइए, बट ईमानदारी से कमाइए। मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के ऑफर आते थे, हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ मिल जाइए, बट मैंने आज तक किसी को हाँ नहीं बोला। इनफैक्ट मैंने किसी का एक भी आजकल प्रमोशन नहीं किया, क्योंकि उनका जो एक मॉडल होता है वो होता है रिवेन्यू मॉडल, कि यार मतलब इतना कमाना है। मेरा एक खुद का मॉडल है, वो है बच्चा मॉडल, कि मुझे बच्चे के लिए ज़्यादा करना है। अब देखो, आप इसको एक एल्गोरिथम भी समझ सकते हो। आप ईमानदारी से उस बच्चे के लिए काम कर रहे हो, उसका पेपर पास होगा, पेपर पास होने के बाद वही आपकी पब्लिसिटी करेगा, उससे बढ़िया मार्केटिंग कोई कर ही नहीं सकता। और जब वो बच्चे का पेपर पास होगा, अपने दोस्त यार को भी बताएगा, तो पैसा तो आपके पास अपने आप ही आएगा। आपका ध्यान ही पैसे के ऊपर है, तो सिर्फ वो एक वही तक आप सीमित हो जाओगे। तो मैं अपने हमेशा कंटेंट के ऊपर ध्यान देता हूँ। मेरे यहाँ पे टीचर्स भी अगर पढ़ा रहे हैं, जो पेड क्लास में हो या यूट्यूब पर, ये नहीं कि फ्री क्लास है वहाँ पर उसको बेकार पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कितने बच्चे यूट्यूब से पास हो गए, यूट्यूब से उन्होंने जॉब ले ली। तो बेस्ट दो आप उनको, ताकि बच्चों को ये लगे कि अगर हमने अपना समय भी दिया है, क्योंकि बच्चा समय भी दे रहा है, पैसा नहीं देता, समय भी देता है। आप उसको उल्टे सीधे क्वेश्चन कराकर उसका समय खराब मत करिए। तो मेरे कहने का मतलब, आप ईमानदारी रखिए और बेस्ट कंटेंट दीजिए, चाहे वो आप फ्री में करो, चाहे वो आप पेड में करो, तो वो बच्चे के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और जिस तरीके से डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है पिछले कुछ सालों में, जिस तरह से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, अगर मैं एक टीचर के रोल की बात करूं, ट्रेडिशनल क्लासरूम्स हुआ करते थे जहाँ पे कोचिंग लेने के लिए आते थे। पहले इस तरीके से नहीं था। कोचिंग लेने के लिए मानिए कि एक भिलाई से एक बच्चा आ रहा है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से कोई बच्चा आ रहा है, मेरठ के एक छोटे से एरिया से कोई बच्चा उठ करके आ रहा है, साउथ से कोई बच्चा उठ करके आ रहा है। इतना डिजिटल रेवोल्यूशन था ही नहीं। मैं 2008, मैं बहुत पुरानी बात नहीं, 15 साल पहले की बात है, लेकिन इस तरीके से जो चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, उसमें एक टीचर का जो रोल है वो ट्रेडिशनल क्लासरूम से, क्योंकि आप तो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, आपके यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे उसमें व्यूज़ इतने सारे मिलियंस में व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं, तो ये रोल जो इवॉल्व हुआ है वो आप कैसे देखते हैं? मैं इसकी आपको बिल्कुल जड़ बताता हूँ। क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि मैंने अपना 2018 में स्टार्ट किया था। लगभग सभी जितने भी यूट्यूब पर पढ़ाते होंगे, उसी के आसपास सभी लोगों ने स्टार्ट किया होगा।
ठीक है, किसी ने शायद 1-2 साल पहले कर लिया होगा, लेकिन लगभग इसी के आसपास होगा। लेकिन उसके बाद आता है कोविड, 2020 का टाइम। कोविड आने के बाद ऑफलाइन तो सब बंद हो गया, सिर्फ ऑनलाइन ही चला था। उस ऑनलाइन के दौरान मैंने इतनी क्लासेस यूट्यूब पर कराई जितनी मैंने आज तक नहीं डाली थी। तो उसके दौरान क्या हुआ, एक बच्चा है जो पढ़ नहीं सकता, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो किसी एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा हो, उसको घर पर क्लास मिल रही है, घर पर उसको पीडीएफ मिल रही है, एक बार समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा उसको देख सकता है। तो ये जिसको कह सकते हो कि इतना बड़ा रिवॉल्यूशन जो आया, वो तो ना तो मेरी वजह से आया ना किसी और की वजह से आया, वो पहला वो कोविड की वजह से आया, ठीक है। अब वो कोविड की वजह से आने के बाद में उसके बाद ये इंडस्ट्री धीरे धीरे करके ग्रो होती गई जी। और वो अभी तक हो रही है। तो सबसे बड़े जो मेन रीजन होते हैं वो कोविड के दौरान ही सबकी ग्रो होती है। वहीं से जिसने उसको पकड़ लिया वो बढ़ गया, जिसने उस टाइम पर नहीं पकड़ा। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि सर पहले हमारा इतना बड़ा हुआ करता था, आज हम फेल हो गए, हमने ध्यान नहीं दिया, ऑनलाइन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसा आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के बारे में भी देखते होंगे कि यार हम तो सब ठीक कर रहे थे, पता नहीं हमारे साथ क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने अपडेट नहीं करा कि नहीं यार ये हमारे बस की नहीं है ऑनलाइन, हम तो ऑफलाइन में पढ़ाएंगे। जबकि मेरे ख्याल से आपको हर जैसी भी सिचुएशन आ जाए उसके लिए तैयार आपको रहना चाहिए। तो 2020 से इसकी शुरुआत हुई है और अभी तक वो चली रही है। तो आपको लगता है कि ये जो रेवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि लोग तो कहते हैं कोविड तो एक ऐसा दौर था कि जो अब नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको पता भी नहीं होगा कि इस तरीके से हम लॉकडाउन से ग्रसित रहे, इस तरीके से हमने अपने ज़िंदगी के 2 साल बिताए मास्क पहन करके और जिस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस थे। तो आप मानते हैं कि कुछ एस्पेक्ट्स में कोविड का जो वेव आई थी, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, वो कुछ एस्पेक्ट्स में बूस्ट करके गई है? हाँ मैम, काफ़ी मामलों में काफ़ी मामलों में ये सब किया ही कोविड ने है, क्योंकि लोगों को घरों में पैक कर दिया, ना तो पढ़ने वाला जा सकता है ना पढ़ाने वाला जा सकता है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर वही सही है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में बात करें, मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। हेल्थ सेक्टर में भी पहले ऑनलाइन कंसल्टेशंस का तो कोई सोच भी नहीं सकता था, डॉक्टर के पास जाना कि डॉक्टर देखेगा नहीं तो बताएगा क्या कि मर्ज क्या है। अच्छा, लेकिन जैसे जब ऑनलाइन ये क्लासेस होते हैं तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ होती है कि पहले के टाइम पे ना टीचर्स, जैसे आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑनलाइन जो आप क्लासेस करते हो, चाहे आप कोचिंग करते हो या आप कहीं पे कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हो, उसमें जब तक आप ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता है, वो बिल्डअप नहीं होता है। ऐसे में इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के या इमोशनल एस्पेक्ट को लेकर के, इंटेलिजेंस वाला पार्ट में बाद में पर इमोशनल एस्पेक्ट को लेकर के कभी कोई चैलेंज आया? हाँ, शुरू में आता था कि यार सामने कैमरा है, उसी में बोलना है, उसी में सब चीज़ करनी है, और पता नहीं यार दूसरी तरफ क्या है। बच्चे तो समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आई कांटेक्ट नहीं है। आई कांटेक्ट नहीं है। और दूसरी बात है कि जैसे रिलेशन होता है ना, सामने वो खड़ा है तो उनके एक्सप्रेशन को चेक करे, ठीक है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो यार दोबारा पूछ लो उसके अंदर। अब यहाँ पर आपके रूम में कैमरा लगा हुआ है, एक तरफ आपके बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो बस उसी के थ्रू देख सकते हैं। बट धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। सपोज जैसे मैंने कहा इमोशंस को लेकर हुआ, तो आजकल बच्चे इमोजी भेजते हैं कि अगर गुस्सा होगे तो लाल वाली भेजेंगे। तो चैलेंज तो है मतलब, लेकिन काफी फायदेमंद भी अगर देखा जाए। मान लो कोई दूर दराज का बच्चा है जिसके आसपास कोई कोचिंग नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी वीडियो क्लिप आई, बहुत ही मतलब जिसे कह सकते हैं बद से बदतर हालत हो सकती है, बट वो पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट फीमेल्स पढ़ रही है, खेतों में काम कर रही है, साथ में वीडियो मतलब मेरी चला रखी है, पढ़ रही है। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि ऑनलाइन के थ्रू हर जगह शिक्षा लगभग पहुंच रही है। ऑफलाइन में थोड़ा मुश्किल है। जिसे कहते हैं एजुकेशन हर किसी के लिए कि कतार में खड़ा हुआ आखिरी जो आदमी है उस तक ये जो शिक्षा के फल हैं, एजुकेशन के जो फ्रूट्स हैं वो पहुंचने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो डिजिटल रेवोल्यूशन जो हुआ है और ड्यूरिंग द कोविड जो भी चीज़ें हैं, आप जैसे लोग जो निकल करके सामने आए हैं कि चलो फ्री क्लासेस से ही सही हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस टीचिंग में कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो पढ़ाते डेनियल गोलमैन का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर काम करा। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ में मैं सबसे पहले बात करूंगा इमोशंस की। अगर आपको बच्चे के इमोशंस पता चल गए कि यार वो चाहता क्या है, तो मतलब आपको सब चीज़ें मिलती जाएगी।
आप बच्चे से देखिए बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने और हमने कभी भगवान को देखा तो है नहीं, भाई जाहिर सी ठीक बात है, वो आपकी कॉन्क्रीट फॉर्म में तो है नहीं, हालांकि हम मान लेते हैं उसकी मूर्ति पूजा में हम उसको मान लेते हैं, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अमूर्त में है वो, बट उससे भी हमारा जुड़ाव रहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर आप बच्चों को मानोगे कि यार वो आपके बच्चे, हालांकि होते बड़े बड़े हमारे से भी उम्र में, अगर आपके इमोशंस उसके साथ जुड़ेंगे कि यार ये हमारा बच्चा है, इसको सही सलाह देनी है, सही न्यूज़ देनी है, सही कंटेंट देना है, तो ये पास हो जाएगा तो इसकी ज़िंदगी बनेगी, हमारी भी बनेगी, क्योंकि आपकी वजह से किसी के घर के अंदर जॉब आई है। सही बात है। वो सेकेंडरी चीज़ है कि आपको पैसा मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, बट सबसे सुकून भरी चीज़ वो होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे केस हैं जब मैं मतलब अकेला रहता था और बच्चों को बहुत सारों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया। शुरुआती दौर में भी ये चीज़ होती थी। अभी भी बिहार के अंदर बीपीएससी का एग्ज़ाम था, तो अब पता नहीं अधिकारियों को या तो समझ नहीं रहती या फिर पता नहीं उनकी क्या माइंड सेट रहता है, तो बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया एक छोटे से डाउट के ऊपर। उस डाउट को लेकर बच्चे मेरे पास आए, बहुत परेशान थे, ये वो है सारी चीज़। तो मैं उसको ऑफिस से जाकर वो लेटर निकलवा कर आया जो वो लेटर मांग रहे थे। उस लेटर के बेस पर उन सभी बच्चों को जॉब मिली और लगभग मेरे पास जो नंबर आया 1000 के करीब बच्चे थे। तो अब मुझे पूरे दिन इतनी खुशी रही है यार कि मतलब मैंने लेटर निकलवा लिया, वो जैसे तैसे मैंने निकलवा लिया कि यार इतनी खुशी हुई है, इतनी कभी पैसे कमाने की, गाड़ियों की या और नाम की नहीं होती कि यार मेरी वजह से इतने लोगों का काम वो आसान हो गया, नौकरी लग गई। नौकरी लग गई उनको सीधी। तो ये अपने आप में एक सुकून देता है। लेकिन जो एक ट्रस्ट होता है और जो रिस्पेक्ट होती है एक अध्यापक और एक शिष्य के बीच में, एक टीचर स्टूडेंट के बीच में, जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का जो रिलेशन है वो मतलब कई सालों से, चाहे आप ट्यूशन्स जाएं, कोचिंग जाएं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, ये एक ऐसा एक इमोशन है जो कंटिन्यूअस रहा है। लेकिन आपको लगता है ऑफ लेट जो नई जनरेशन आई है उसके साथ ये रिश्ता अलग तरीके से इवॉल्व हुआ है, या कहीं पर वो रिस्पेक्ट की कमी है या वो ट्रस्ट की कमी आपको महसूस हुआ कभी? मैम देखिए, इसमें मैं एक आपको ऑथेंटिकल आंसर दूंगा। जैसे कोई भी एग्जाम जो कंडक्ट कराता है, सपोज सीबीएसई कराती है, अपने आप ही बड़ा बोर्ड है हमारे देश का, तो सीबीएसई अगर पेपर में आपसे कुछ पूछ रही है तो उसका स्टैंडर्ड जो आंसर होगा वो आपका सीबीएसई देगी। तो एक एग्जाम हुआ केंद्रीय विद्यालय का जिसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों पोस्ट में उन्होंने बार बार एक सवाल पूछा कि आजकल के स्कूलों में सबसे ज्यादा किस चीज का अभाव है, किस चीज की कमी है। तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, हर बार वो ऑप्शन चेंज करके दिया। उसमें हर बार सीबीएसई ने माना कि सबसे ज़्यादा जो कमी जो स्कूल के अंदर देखने को मिलती है वो है आपका कि टीचर और स्टूडेंट, मतलब जो बच्चा होता है ना, उस बच्चे को मोरल सपोर्ट नहीं मिल पाता, उसको उसके इमोशंस की मतलब उसको कदर नहीं हो पाती, उसका बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता। तो अगर हम कहें कि पहले बच्चे का इमोशंस के ऊपर ध्यान दिया जाता था, मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि मैं सीबीएसई का रेफरेंस दे सकता हूँ आपको जो कि मैं दे रहा हूँ। आज की डेट के अंदर वो थोड़ा और भी ज़्यादा हो गया है। आज की डेट के अंदर बच्चा टीचर को ज़्यादा अपना टीचर मानता नहीं जिस प्रकार से पहले मानता था। शायद आपने भी अपने टीचर्स को देखते एक डर भी लगता होगा, लेकिन फिर भी पैर छूते होंगे, थोड़ी बहुत बुराई करते होंगे, नाम निकालते होंगे, फिर भी एक इज्जत रहती होगी। आज थोड़ा सा वो चेंज हो गया है। चेंज होने की वजह क्या है, जो बच्चे का जो सोशलाइजेशन हो रहा है ना, वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। आप छोटे बच्चे को उठा लो, वो बिना मोबाइल फ़ोन के खाना तक नहीं खाएगा आपका। तो जितनी भी चीज़ें बच्चा सीख रहा है, चाहे वो स्कूल का हो या कॉलेज का हो, वो आपका सोशल मीडिया और ख़ासकर ये आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब इनके थ्रू सीख रहा है। तो ये एक चेंज ज़रूर आया है जिसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये सोशल मीडिया मानता हूँ। और अगर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जब तक अच्छा नहीं रहेगा तब तक वो आपकी लर्निंग में एंगेज नहीं कर पाएगा, ना ही आप उसको करवा सकते हो। तो पहले तो आपको उससे रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप बच्चों को लगा यार मेरी बात सुन रहा है, ठीक है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो बच्चा भी आपके साथ मतलब जल्दी कनेक्ट हो पाएगा। तो ये स्कूल्स के अंदर, खासकर हमारे देश के स्कूल के अंदर बच्चों का मोरल डेवलपमेंट इतना नहीं हो पा रहा है जितना मतलब उसको इमोशनल सपोर्ट उसको इतना नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए। इसलिए मैंने कहा सीबीएसई ने हर जगह ये कहा कि इमोशनल सपोर्ट की कमी है, इमोशनल सपोर्ट की कमी है। क्योंकि जब तक आप उसको स्वयंगात्मक तौर पर आप उसको सहायता नहीं दोगे ना, तो बच्चा नहीं कर पाएगा कनेक्ट किसी भी चीज़ में। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सचिन, ये जो जनरेशन है ना, ये अलग जनरेशन है, इसकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग है, इसका इमोशनल नीड्स भी अलग है। आप
कहते हैं ना, आप सबको एक ही छड़ी से नहीं हाँक सकते। हम, मुझे लगता है जो इससे पहले की जो जनरेशन रही है, जो हमारी जनरेशन रही है, जो मिलेनियल्स रहे हैं, उससे पहले की जो जनरेशन रही है, वो पिटते भी थे, मार भी खाते थे, कभी कभी गलती नहीं भी होती थी तो भी सबको पड़ रही है तो आपको भी पड़ी जा रही है। लेकिन तब भी एक जैसा आपने बोला, एक रिस्पेक्ट का भाव हमेशा से रहा है। ये जनरेशन की केटरिंग अलग है, इसमें इस जनरेशन की गलती नहीं है। ऑफ कोर्स जिस तरीके से एक्सपोजर हो रहा है जनरेशन का, वो एक अलग तरीके से हो रहा है। और जब आपका जो कंज्यूमर है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी तो आपको केटरिंग भी उसके हिसाब से ही करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है आपने अच्छी बात बताई कि इस जनरेशन को, जो पुराने टीचर्स हैं, जो पुराने ढर्रे पे जिन्होंने हमको पढ़ाया, वो सेम स्किल सेट से उनको नहीं पढ़ा सकते, उनको इवॉल्व करना पड़ेगा और बहुत ज़रूरत भी है उनको इवॉल्व होने की। अच्छा, ऐसा कभी कोई इंसिडेंट आपको शेयर करना चाहते हो जिसमें आपको, जैसे आपने एक तो बताया कि एक तो आपने वो जो लेटर निकलवा लिया, 1000 लोगों की लगभग नौकरी लग गई, आप बहुत खुश थे। ऐसा कोई इंसिडेंट कि आपको लगा हो आपकी गाइडेंस से कुछ मैसिव चेंज हुआ हो किसी की ज़िंदगी में? कोई आपके पास बहुत ऐसे तो बहुत सारे। हाँ, तो एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करिए। ऐसे बहुत सारे, जैसे अभी मैं आपको, जैसे कोई भी जॉब की अगर कोई न्यूज होती है तो मैंने कहा मैं कभी भी ऐसे कुछ हवा में नहीं बोल देता या कुछ भी ऐसे नहीं करता। मैं अपने पास से जो भी ऑथेंटिक सोर्स होते हैं वहाँ से कंफर्म करके तब बच्चों को आगे देता हूँ, और वो ज़्यादातर ठीक होती है। अगर कभी गलत होगी तो उसमें डिपार्टमेंट की वजह से कोई डिले हो गया तो हो गया, अदरवाइज वो ठीक होती है। तो मुझे एक ध्यान है, एक एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम डेट मुझे थोड़ा पहले पता लग गई। अब वो एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा रहे थे, अभी बच्चा फॉर्म भर रहा है और एक बंदा आके उनको ये कह रहा है कि तुम्हारा एग्ज़ाम अगले मंथ है। अब वो बच्चा जो मुझसे जुड़ रहा है, जिसको मेरी आदत पता है, उसको तो पता है यार ये सचिन सर झूठ नहीं बोलते कभी, अपने फायदे के लिए तो कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं और अगले महीने एग्जाम हो जाएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यार सचिन सर बोल रहे हैं। तो इस चीज़ का मेरे ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला था, क्योंकि मुझे भी अपना कोर्स जल्दी कंप्लीट करवाना था। मैं चाहता इस न्यूज़ को रोक देता, बच्चों को नहीं बताता कि जैसे सब चल रहा है चलने दो। बट मैंने इसके ऊपर इतना सोचा कि भाई अगर तूने नहीं बताया तो बच्चा वो तैयारी करेगा, 2-3 महीने बाद हमारा एग्जाम होगा और एग्जाम अगले महीने। तो मैंने अपना मन टाइट करा कि मुझे पता है मुझे पढ़ने वाली है, पर मैं इनके फायदे के लिए काम कर दूंगा। दूसरा, मेरी अब ये सोच भी हो गई है कि भाई आप अपना काम करो, आपको आपकी आलोचना होगी, आपको पड़ेगी, वो एक अलग मैटर है, कम से कम आप तो अपनी जिम्मेदारी से काम करोगे। मैंने आगे इस वाली चीज़ को बताया कि भाई आपका एग्जाम अगले महीने से शुरू है, तैयारी शुरू कर दो। जो बच्चा मेरे से जुड़ रहा है तो उसको तो भरोसा है यार, मतलब सचिन सर ने बोल दिया, सही बात है। अब जो मान लीजिए नहीं जुड़ रहा, उसको लगे कि पता नहीं यार ये झूठ बोल रहे हैं या इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं। तो इस पर मेरा बहुत विरोध हुआ, मुझे पता है लगभग सभी लोगों ने मेरा विरोध करा, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग सभी ने। उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक बात बोली थी बच्चों को कि भाई मेरे कहने से तैयारी कर लो और इन सब चीज़ में कुछ नहीं रहने वाला, अगर कुछ ना हो तो कोई नहीं, आपकी तैयारी हो जाएगी। अब वो क्या हुआ, जो एग्जाम डेट मैंने बताई थी वहीं से आपके एग्जाम शुरू हो गए। तो जो बच्चों ने फिर उनको गालियाँ दी है जिन्होंने आलोचना करी थी, मुझे इससे मतलब नहीं उन्होंने उनको गाली दी या उनको उनकी आलोचना करी, उनको ये करा। मुझे ये थी कि मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपनी एक न्यूज़ मेरे पास आई, मैंने वो बच्चों को दे दी, बच्चे अलर्ट हो गए कि यार अगले महीने पेपर है, तो 5 घंटे पढ़ रहे तो हम 10 घंटे पढ़ेंगे। तो बच्चों की वो तैयारी वहाँ पर हो गई। तो एक ऐसा ये वाला केस हो गया। इसके अलावा 2-3 केस ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा बहुत सारी काउंसलिंग बच्चों की होती थी, छोटी छोटी पॉइंट पर अधिकारी बाहर कर देते हैं। ऐसे भी पॉइंट होते हैं अधिकारी इसलिए बाहर करता है कि यार 2 पैसे मैं कमा लूंगा। बहुत से बच्चों को जब बाहर कर दिया, मेरे पास आते हैं। अब थोड़ा मैं भी कभी स्टूडेंट रहा था, मुझे भी पता है कौन से केस डलते हैं, उस केस में कैसे निकला जाता है, उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है या कौन सा वकील भी बढ़िया रहेगा इसके अंदर। तो मैं उनको सलाह देता था कि यार मतलब आपकी समस्याएं सोल्व हो जाएगी, बट इस तरीके से आपकी सोल्व होगी अगर आप ऐसे चलोगे। तो आप अपने रास्ते से चलना चाहते हो भी जाएगी, नहीं भी हो जाएगी, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ उससे आपकी सोल्व हो जाएगी। तो ऐसे बहुत बच्चों की काउंसलिंग के दौरान मतलब मैंने हेल्प करी थी, जिनको फिर जॉब भी मिली थी वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे मतलब जिनकी वजह से बहुत खुशी होती है। और वो मतलब उसके आगे मैं आपको बताऊँ, मन से बता रहा हूँ, पैसे की किसी चीज़ की खुशी कुछ नहीं उनके आगे। जब बच्चे की वो जॉब लगती कि सर आपने ये चीज़ गई थी, अब हमारी जॉब लग गई।
लेकिन जैसे आपने ये पूरा ये वाला केस बताया आपने कि इस तरीके से आपकी आलोचना भी हुई कि आपने डेट बता दी कि हो सकता हो ये 1 महीने में एग्ज़ाम है तो तैयारी कर लो, हो सकता है क्या ये 1 महीने में एग्ज़ाम है। तो कभी आपको ये लगा कि प्रेजेंट सोसाइटी में टीचर्स का भी कहीं ना कहीं रिकग्निशन या रिस्पेक्ट को लेकर के एक कमी है? हाँ, कह सकते हो। मैंने बताया कि आजकल तो हर चीज़ में ही कमी है। इनफैक्ट आप टीचर्स को नहीं, मतलब पेरेंट्स को भी बच्चा इतना सीरियस नहीं लेता। अगर बच्चा एडोलसेंस में है तो उसका नेचर है, वो करेगा। क्योंकि दिक्कत ये आती है एडोलसेंस के अंदर, बच्चा सोचता है मैं बड़ा हो गया हूँ। पेरेंट्स सोचते हैं ये भी बच्चा है, तो सोचता है मुझे भी बड़ों की तरह मतलब ट्रीट करा जाए। अब उसमें कैसे करेगा पेरेंट्स तो उसको बच्चे की तरह ट्रीट करेगा। तो उसमें जो है ना वो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, इसलिए वो दूरी वहाँ पर बन जाती है। उस टाइम पर पेरेंट्स की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और ना वही बच्चा फिर आपका दूसरी गलत चीज़ों के अंदर आपका चला जाएगा। तो उस दूरी को जैसे कम किया जाए, थोड़ा उनसे बात करी जाए कि भाई क्या दिक्कत है, शेयर कर लो, या क्या और कुछ करना चाहते हो। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे देश में लगती है, हमारे जो पेरेंट्स है ना, मतलब वो चीज़ों को थोपते हैं या सख्ती करते हैं। जबकि जैसे बाहर की अगर मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ या और चीज़ें देखता हूँ तो वो बड़े फ्लेक्सिबल रहते हैं। हमारे यहाँ थोपते हैं कि नहीं, अगर मैंने तुझे कह दिया तुझे ये करना है तो तुझे ये करना है। वो कह रहा है मेरा उस चीज़ का मन नहीं है, उस कोर्स करने का मन नहीं है, फिर भी उसको करवाएंगे। तो ये चीज़ तो मतलब थोपी जाती है, इसमें पेरेंट्स को समझना चाहिए। और जो बच्चे के ऊपर जो एक प्रेशर आता है ना, वो पेरेंट्स का आता है, और वो पेरेंट्स के ऊपर आता है सोसाइटी से। सोसाइटी वाले कहते हैं आप जान के, जबकि सोसाइटी अच्छी हो तो वो आपकी डेवलपमेंट में हर तरीके से मदद करेगी। सोसाइटी कहते हैं अच्छा तेरे वाले की अभी लगी नहीं क्या जॉब, वो पेरेंट्स टेंशन में हो जाता है कि यार बताओ इसकी अभी नहीं लग रही। वो सारी फ्रस्ट्रेशन उतार के वो बच्चे के ऊपर उतार देगा, देख फलानी की लगी तेरी नहीं लगी, कब तक पढ़ेगा पढ़ेगी। तो पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसमें टीचर्स का रोल कहाँ पे है? टीचर्स की जो मैं रिकग्निशन और रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, टीचर्स का स्ट्रगल आप कैसा देखते हैं? देखिए टीचर्स जो है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। एक जॉब के दौरान मुझे एक ऐसा जिला मिला जो बहुत बैकवर्ड था। इनफैक्ट नीति आयोग ने उस टाइम पर, मैं यूपी की बता रहा हूँ, अपनी जॉब के दौरान 8 जिले थे जिनको गोद लिया था। तो वो बिल्कुल ही गांव देहात का एरिया जहाँ पर पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। तो वहाँ पर टीचर अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, पढ़ा रहा है, सब चीज़ यहाँ पर कर रहा है। पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, पेरेंट्स कभी आते नहीं है, एसएमसी में नहीं आएंगे, मीटिंग में नहीं आएंगे, ठीक है। अगर उनसे कहेंगे कि बच्चा ये वाली चीज़ कर रहा है, वो कहेंगे मास्टर साहब मारो इसको। तो मारने से वो सोल्यूशन नहीं बनता ना। आपको ये चेक करना चाहिए आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है क्या पढ़ रहा है, उसको कोई नीड तो नहीं है, या आप उसके थोड़ी हेल्प तो नहीं कर सकते। तो उस टाइम पर टीचर क्या होता है, उस पेरेंट्स को कन्विंस करता है। अब जो गांव देहात के पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं टीचर जो बोल रहा है वही ठीक है, और बच्चे के ऊपर वो थोप देंगे। अगर जो वो शहर का अगर कोई मतलब पेरेंट्स है, वो कहेंगे अच्छा ऐसे तो नहीं है, वो फिर अपना दिमाग वहाँ पर चलाते हैं। तो टीचर का रोल बन जाता है कि आप कैसे एक सामंजस्य स्थापित करोगे, बैलेंस करोगे उन दोनों के बीच में। क्योंकि जब तक वो, अब स्कूल में बच्चा मान लो सुबह आ रहा है दोपहर चला गया, बाकी किसके हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में। तो वहाँ पर टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल में तो आप उसको पूरा सपोर्ट दो, बट स्कूल के बाहर भी उसके पेरेंट्स को थोड़ा सा एक छोटी सी काउंसलिंग की जरूरत है। इसके ऊपर तो बहुत चर्चाएं उठती है। जैसे हमारी शिक्षा नीति 2020 बनी थी, बिल्कुल मैं उस पर आने वाली थी। तो उसमें चर्चा उठती है। आज की डेट में क्या होता है, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ शादी कर दो इसकी, शादी होने के बाद वो जल्दी पेरेंट्स बन गए। सही बात, उनको खुद ही समझ नहीं है कि तुम पेरेंट्स बन गए, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, या सब चीज क्या है, या किस तरीके से तुम्हें लेके चलना है, वो खुद ही सीख रहे हैं अभी। और उसी दौरान उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। वही जो NEP 2020 की ये जो पॉलिसी है, इसको आप कितना इम्प्रेसिव और इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना इफेक्टिव आप देखते हैं? देखिए मैम, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। मैं थोड़ा एक एक करके बात करता हूँ। बताइए। आज तक की सबसे बड़ी पॉलिसी है इंडिया की, 68 में आई, 86 में आई, या अमेंडमेंट जो आपका 92 में हुआ, उसके बाद सीधी आपकी 2020 में आई। जी। 2020 में आने के बाद इसका विरोध भी बहुत था जी, और नो डाउट होना भी था। कोई भी चीज़ आती है थोड़ा बहुत विरोध होता है। तो वहाँ पर कोई भी सरकार हो, XYZ कोई सरकार हो, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, अगर अच्छी चीज़ आ रही है तो उसको आप स्वीकार करो, और नेगेटिव आ रही है तो उसमें बताओ कि ये सुधार करने की जरूरत है। अब जैसे मैं आपको केंद्र सरकार की बात करूँ, जो रूलिंग पार्टी है, आप इनका चाहे मैनिफेस्टो उठाकर देखना,
उसमें इन्होंने एजुकेशन वाले जो इनका सेक्टर है, अलग अलग कॉलम बने होते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं ना, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो कोसता हूँ इन लोगों को और भी, कि यार तुम लोग कभी जिस पार्टी को वोट दे रहे हो, कम से कम उसका मैनिफेस्टो तो पढ़ो कि वो आपके लिए क्या करने वाली है या दूसरी क्या करने वाली है। आप किसी के भी अंधभक्त मत बनो, किसी भी पार्टी के सपोर्टर मत बनो। आप ये देखो अच्छा कर रहा है तो अच्छा, बुरा कर रहा है बुरा। तो उसमें नो डाउट NEP 2020 वाकई में बहुत अच्छी मतलब एक पॉलिसी है, अगर इसमें कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो केंद्र सरकार ने कहा अगर हम आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो हम इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश भर में करेंगे, जो कि वो कर भी रहे हैं। बट शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ऐसा तो है नहीं आप जबरदस्ती कर दोगे किसी राज्य सरकार के ऊपर। तो जब से NEP 2020 आई है, तब से बच्चे का जो ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पर। कि यार बच्चों को रोट लर्निंग मत कराओ। पहले बच्चा रटता था, हम लोगों ने भी रटा है, क्लास में बैठे रहते थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बस उसको रट लिया। तो आजकल जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा फोकस कर रही है कि बच्चे की आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दो। उसकी जितना क्रिटिकल थिंकिंग को आप बढ़ाओगे, उतना ही बच्चे की सोच बेहतर बनेगी। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें चला भी रखा है। इनफैक्ट एक ओपन बुक एग्जाम आ रखा है, जैसे सपोज बोर्ड के एग्जाम होते थे तो उसके अंदर हम लोग पेपर देने जाते थे, गवर्नमेंट कह रही है आप अपनी बुक लेके चले जाओ, अपनी रजिस्टर लेके चले जाओ, नोट्स लेके चले जाओ, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उनकी हेल्प से अपनी भाषा में आपको आंसर देना है। कि हमें ये नहीं देखना कि आपकी मेमोरी पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि आपने कितनी चीजों को रट लिया। और हम लोग रटते थे, क्वेश्चन आया रट लिया और वो जाके वो कर दिया वो। तो वो कह रही है कि आपके अंदर इस कंसेप्ट की समझ कितनी है, ये मायने रखती है। तो ये चीज तो है कि आजकल जो है रोट लर्निंग की जगह बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा ये ध्यान दिया जा रहा है कि जितना भी हो सके बच्चों को कुछ एक्टिविटी के थ्रू या डिजिटल तरीकों से जो भी हो सके आप वो बच्चों को उसके एजुकेशन दीजिए। तो इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे अब नए वाला आ गया 5+3+3+4 आ गया, वो स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे। ऐसे नहीं हो कि मतलब जो है आप इस क्लास के अंदर हो, आपने वाली स्ट्रीम लेनी है तो आपको यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो उस चीज़ों को फ्लेक्सिबल रखा है, तो ये भी अच्छी इसके अंदर बात देखने को मिलती है। तो ऐसे अगर NEP 2020 का इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश भर के अंदर करना चाहते हो, करिए, नो डाउट अच्छी पॉलिसी है और आने वाले समय में इसके पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेंगे। बट अगर उसमें कुछ डाउट आते हैं, और वो डाउट कोई भी दे सकता है, तो उसके ऊपर काम करिए, उसका समाधान करिए। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए भी सचिन ज़रूरी है क्योंकि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं तैयार करना है, नौकरी के लिए नहीं तैयार करना है, उसको ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। तो और जो मुझे लगता है आप जैसे टीचर्स भी कर रहे हैं, क्योंकि वो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात चाहे करा जाए या चाहे मॉरल क्लासेस, क्योंकि आप टीचर्स क्या करते हैं कि आप क्लासेस के साथ साथ कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ऑफ लाइफ भी स्टूडेंट्स को बात करने की कोशिश करते हैं, उनको वो भी एस्पेक्ट शेयर करते हैं, अपने फेलियर्स, अपनी सक्सेस। तो ये सब भी एक पार्ट होता है कंडीशनिंग का, ब्रेन कंडीशनिंग का, जिसमें ज़िंदगी के लिए मुझे लगता है इंसान तैयार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। AI के आने के बाद से बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे, चाहे आप MNCs की बात करें, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, बहुत एक मैसिव चेंज आया है। ऐसे में जो टीचर्स का रोल है उस पे भी आया है कि टीचर्स का रोल, क्योंकि अब सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप डालेंगे वो पूरा डेटा के साथ निकाल देते हैं। ऐसे में एक शिक्षक, एक टीचर, एक गुरु का रोल कहाँ पे देखते हैं? क्योंकि अक्सर यही कहा जाता है कि एक टीचर इज़ इररिप्लेसेबल, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। एक कॉन्सेप्ट है, एक स्टूडेंट है, वो कॉन्सेप्ट और स्टूडेंट के बीच में वो जो ब्रिज का काम करता है वो एक टीचर करता है। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस पे? मैम, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि एक टीचर को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे आपने AI की बात करी, तो मेरे यहाँ पे जैसे पेड क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है, तो मैंने उसको ये फीचर दे रखा है, AI फीचर, क्योंकि वो उसकी जो लर्निंग होती है उसमें उसको हेल्प करता है। अब इसमें AI को लेकर बहुत से लोगों को डर भी रहता है। खुद डर इसके बनाने वाले ने भी कह दिया था कि भाई जब आप कह रहे हो इतनी खतरनाक है, सारी चीज़ हो जाएगी, तो बनाई क्यों? उस बंदे ने कहा यार मैं नहीं बनाता, कोई और बना लेता, कोई ना कोई तो बनाता ही। बट सवाल ये आता है, क्या ये, मतलब पहले मैं इसके ऊपर आऊँगा, क्या ये जॉब को खा जाएगा? कि टीचर को हटाकर खाली कोई आपका AI की फॉर्म में कोई आपको पढ़ाएगा? कभी नहीं हो सकता। आप मेरे से कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, मैं आपको 10 एग्जाम्पल दे दूंगा,
तो एआई उन 10 को ही घुमा फिरा के आपका दे देगा। मैं उस चैप्टर के आपको 10 और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, वो एआई नहीं दे पाएगा नए वाले, जो कि मैं करता हूँ लर्निंग में कि यार ये वाला एग्जाम्पल पुराना हो गया, नए वाला दूंगा। तो एआई वाला वो नए वाला क्रिएट नहीं कर सकता, जो है उसी में से उठा के वो देगा। रही बात टीचर से रिप्लेस करने की, नहीं कर सकता, लेकिन टीचर इसके बिना आने वाले समय में रह भी नहीं पाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं एक वर्ड निकाला मैंने, ब्लेंड लर्निंग। मतलब टीचर जो है और एआई है, दोनों मिलकर तब एक बच्चों को एक लर्निंग करा पाए, वो ज्यादा यूजफुल रह जाएगा। कि भाई टीचर वो पढ़ाएगा बट हेल्प लेगा वो आपका एआई के थ्रू लेगा, या जो भी और मतलब चीजें होती है। तो ये आने वाले फ्यूचर के अंदर मेरे ख्याल से ये चीज होने वाली है। मतलब एआई को आप एज अ असिस्टेंट यूज कर सकते हो, एज अ इंटर्न यूज कर सकते हो, लेकिन जो मेन डिसीजन, जो ब्रेन चर्निंग होगी, वो एक टीचर की या वो एक पर्सन की ही होने वाली। अभी जैसा आपने कहा कि बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज भी टीचर बच्चों को सिखाता है, एआई नहीं सिखा पाएगा। एग्जैक्टली। डिसिप्लिन टीचर बच्चों को सिखाता है, एआई नहीं सिखा पाएगा, वो टीचर ही सिखा पाएगा उसको। देखिए, जब एग्जाम कोई बच्चा तैयारी करता है, 100% सक्सेस रेशियो हर स्टूडेंट का तो नहीं होता है। ऐसे में कितना ज़रूरी आप समझते हैं कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं, ये सिर्फ एक माइलस्टोन है, गोल नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए। जैसा आपने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि ये करो, तुम मुझसे अच्छा कंटेंट क्रिएट करो, मेरा ही कंटेंट लेकर के अपने मैं तो कॉपीराइट भी नहीं लेता हूँ, तो तुम अपना एक चैनल बनाओ। मतलब एक एंटरप्रेन्योरियल जो स्किल्स हैं वो डेवलप कराना, और कि अल्टीमेट गोल नहीं है, मतलब अचीव हो गया, एक माइलस्टोन है, अगला माइलस्टोन। जैसे आपने तो कुछ आपने बोला कि मैंने तो सरकारी नौकरियां मिली, छोड़ी और ये शुरू किया। तो कितना ज़रूरी है कि इस वक्त बच्चे ये समझें, स्टूडेंट्स ये समझें। देखिए मैम, इसको जो है ना खाली मतलब एजुकेशन और जॉब से जोड़ना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। इसको मैं जो है ना बहुत बेसिक से बता सकता हूँ जी। अब बच्चे का गोल क्या होता है, जैसे सपोज आपका कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, उसका सिर्फ एक ही गोल है, हे भगवान मुझे नौकरी मिल जाए। जिसको नौकरी मिल जाएगी फिर उसका एक ही गोल रहेगा, हे भगवान मेरा ट्रांसफर मेरे घर के नजदीक हो जाए। उसके बाद क्या कहेगा, हे भगवान मेरी अब शादी हो जाए। एक जो है ना गोल आपके कभी खत्म ही नहीं हो सकते, आपके वो चलते रहेंगे, ठीक है। रही बात बच्चे के गोल की बात, अब स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसका गोल होता है 10th में मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि 11th में मुझे ये लेनी है, तो उसका पूरा फोकस होता है नंबर्स के ऊपर। पेरेंट्स का भी रहता है, मतलब मैं बताऊँ, मेरे साथ में कई मेरे दोस्त थे, उनके नंबर कम आ जाते थे, और कम पता है कितने थे, 90% के आसपास। मैं सोचता था मैं इतनी पीछे हूँ, शुक्र है मेरे घर वाले कुछ नहीं कह रहे, तो उनको पीटते थे, बेल्ट से मारते थे, क्योंकि उनके माइंड के अंदर डाल दिया तुम्हें अभी ये वाला गोल अचीव करना है, इसके बाद फिर तुम्हें ये वाली स्ट्रीम लेनी है, और ये वाली स्ट्रीम में आगे तुम्हें ये करना है। तो बच्चे के ऊपर वो प्रेशर आ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि भाई ये बोर्ड एग्जाम को खत्म कर दिया था उस टाइम की पार्टी ने, कि भाई बच्चे के ऊपर लोड आ रहा है, तो बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए थे, किसी बच्चे को फेल नहीं करा जाएगा। मतलब उन्होंने बोर्ड एग्जाम खत्म भी नहीं करे, मतलब बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं बता सकता, नो डिटेंशन पॉलिसी ले आए कि बच्चों को फेल नहीं करा जाएगा, जिसके दुष्परिणाम बहुत साल बाद देखने को मिले। अब करंट की सरकार ने वो नो डिटेंशन पॉलिसी को भी खत्म कर दिया कि भाई वो फेल करेंगे। तो बच्चे के माइंड में जब तक ये रहेगा, अब ये गोल है, अब ये ले लिया, अब दूसरा गोल है, अब ये ले लिया, अब तीसरा गोल है, अब ये ले लिया, तो बच्चों को मेरे ख्याल से गोल के ऊपर, ठीक है नो डाउट गोल उसका पूरा होना चाहिए, लेकिन एक उसका एक एम भी पूछना चाहिए कि मेरा गोल है यार मुझे 100 रुपये कमाने हैं, फिर अगली साल 200 कमाने, तीसरे कमाने। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर एक सोच सीमित होगी कि मुझे एग्जैक्ट यहाँ तक ये चीज़ें करनी है, या मुझे और दूसरी चीज़ों के अंदर जाना है। तो बच्चों को आपको सिखानी पड़ेगी कि बेटा खाली जॉब पैसा खाली इन चीज़ों के लिए नहीं भागना, कुछ मोरल वैल्यूज भी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, कुछ सोसाइटी के लिए करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं तो सोच रहा था यार कुछ 1000-2000 रुपये भी आ जाएंगे तो किसी को दे दूंगा, अब मेरे पास इतना आया, तो ये किसी वजह से हुआ, शायद नीयत अच्छी थी, उसी की वजह से बच्चा इतना जुड़ रहा है। तो ये काउंसलिंग जो है ना, इसमें भी इसलिए मैंने कहा कि टीचर बहुत हद तक दे सकता है, बट पेरेंट्स को भी ये देनी पड़ेगी, इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो सचिन, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भारत में जो टैलेंट या जो कौन कितना बेहतर है, वो या तो आप नीट क्लियर करो, या तो आप यूपीएससी क्लियर करो, या तो आप जेईई क्लियर करो, इन्हीं सारे या और भी कोई कॉम्पिटिटिव वहीं तक सीमित है। अगर आप कुछ नया करते हो तो वो इतनी जल्दी, अभी भी इतनी जल्दी नहीं रजिस्टर होता है कि अच्छा
भले ही जैसे आपने बोला कि आप भले एक अच्छे आप एक स्टार्टअप शुरू कर दिया हो, आपके पास पोटेंशियल हो, क्योंकि कई सारे स्टार्टअप्स कुछ भी नहीं से शुरू हुए हैं, लेकिन वहीं पे किसी की एक छोटी सी सरकारी नौकरी भी निकल जाती है तो जो सोसाइटी होती है वो कहती है देखो उनके बेटे ने ये कर लिया, उनकी बेटी ने देखो ये सरकारी नौकरी, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाए। तो क्या वो जो ये जो जज कर रही है सोसाइटी, पेरेंट्स, वो सिर्फ इन्हीं कुछ एग्जाम्स के दम पर एक बच्चे को जज कर रहे हैं? बिल्कुल 99%। सोसाइटी को सिर्फ दिखता है कि हाँ बच्चे की जॉब लग गई, अच्छा वो कैसे भी लग गई हो पर जॉब लग गई उसकी, बच्चे के नंबर आ गए, चाहे वो किसी भी हालत में आए, उसकी मेंटल हेल्थ बच्चे की खराब हो गई है, कोई बात नहीं यार उसके नंबर तो सबसे बढ़िया है। तो सोसाइटी तो सबसे खराब है। और सोसाइटी में मतलब आप और मैं शायद इस चीज़ से हम लोग सभी प्रभावित होंगे कि अगर हमारा कुछ अच्छा होता है तो सोसाइटी के लोगों के आप रिएक्शन देख सकते हो, एक जेलेसी देख सकते हो। एक बच्चों को एनकरेज करने वाली फीलिंग किसी के अंदर नहीं होती कि किसी का बच्चा पढ़ रहा है, कुछ नया कर रहा है तो उसको उसकी वही आलोचना कर देते हैं, तो आधा तो बेचारा वैसे ही टूट जाता है, आधा उसके घर वाले कर देते हैं। फिर तो बहुत सारे फैक्टर, आप इसमें खाली सोसाइटी को नहीं कह सकते, आप गवर्नमेंट को ऐड करना पड़ेगा, आपको संस्थान ऐड करने पड़ेंगे, सोसाइटी, पेरेंट्स, ये बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ेगी, टीचर्स, बहुत सारी। आप दूसरी कंट्री की बात करें, आप किसी भी कंट्री में जाए जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के लोग बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, गवर्नमेंट ध्यान देती है, हमारे यहाँ उतना ध्यान नहीं दिया जाता। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है बहुत बढ़िया नहीं है। अगर मैं कहूँ नहीं मेरा भारत महान, मेरी यहाँ से एजुकेशन और कहीं बढ़िया नहीं है, तो माफ़ करिए ये सच्चाई नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, और जिसमें सुधार तभी होगा जब हर एक फैक्टर, चाहे गवर्नमेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो, कोई भी हो, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी अपना समझे और उससे निभाए। अगर आपको स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना हो तो आप क्या मैसेज देंगे? देखिए मैं तो मैसेज देता ही रहता हूँ, बस ये मैसेज दूंगा कि भाई आप अपना काम करते रहिए। जैसे आप में से शायद बहुत से लोगों ने गीता भी पढ़ी होगी, आपने भी पढ़ी होगी, गीता भी पढ़ी होगी, कि यार आप जो है ना अपना काम करते जाओ, कर्म करते जाओ। आप कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल, तो आप कर्म करते जाओगे तो आपको फल की भी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि कर्म में ही आप इतने लीन हो जाओगे तो मतलब आपके माइंड में आएगा भी नहीं फल। तो आप अगर जॉब की तैयारी कर रहे हो तो भाई आप तैयारी करते रह जाओ, होना ना होना एक अलग बात है, हो गए तो अच्छी बात है, और नहीं हो गए तो आप कुछ सीख कर निकलोगे। जैसे मैं बात करूँ, मैं तैयारी करता था तो मैं भी फेल हुआ हूँ कई बार, ऐसे नहीं मुझे जाते ही गवर्नमेंट जॉब मिल गई हो, मैं कई बार फेल हुआ। फिर मैं डायग्नोस करता था यार मेरी कमी कहाँ पर रहेगी, अच्छा यार ये वाले इसके अंदर मेरी कमी है, तो उसके ऊपर मैं ध्यान देता था। अब जो मेरी वहाँ पर कमी आती है, अब मुझे उसका लाभ यहाँ पर मिलता है कि यार बच्चा यहाँ पर फंसेगा, ये चीज़ उसको पता है। तो मैंने यही सीखा है कि आप अपना काम करिए, चाहे आपका गोल हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, आप अपना काम करिए। आपका कोई बुरा सोच रहा है, आपका काम हो नहीं रहा है, या XYZ कुछ भी हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और वो हमारे हाथ में है भी नहीं कुछ भी। हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। अब ये थोड़ी है कि वो होगा ही होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि तभी तो ये जो कॉन्सेप्ट आया है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कई तो इतने ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कभी हमारा प्लान ए नहीं काम किया, प्लान बी नहीं, प्लान सी नहीं, कोई और ही प्लान काम किया। तो अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने की बहुत ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इस वक्त भारत में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ खोजने जाएं तो सपोर्ट मिल रहा है कई एस्पेक्ट्स में, और क्योंकि कहते हैं ना कई बार कुछ चीज़ों को पानी की गहराई मापने की कोशिश की जा रही है कि हाँ कितना बेहतर और करा जा सकता है। एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ केयर सिस्टम, सब कुछ इवॉल्व, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ी है, तो मुझे लगता है एक कमर कसने वाली बात, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे सिटीजन्स की हो, सबकी एक होलिस्टिक जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसी बेहतर पॉलिसीज सिटीजन्स के लिए लेकर के आएँ जो भविष्य में जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे या जो सिटीजन्स तैयार हो रहे हैं वो हमसे भी बेहतर हों, सोच में, अपने काम में, अपने प्रोफेशन में हमसे भी बेहतर हों। टीचर्स के लिए सचिन क्या कहेंगे, क्या मैसेज है आपकी? देखिए टीचर्स के लिए तो वही मैसेज है जो मैं खुद करता हूँ, क्योंकि जो मैं खुद करता हूँ वही मैं दे पाऊंगा। कि भाई अगर आप कोई काम अपना कर रहे हो तो उसको बस ईमानदारी से करिए। मान लीजिए जॉब मेरे से नहीं हो पाती तो मैं जबरदस्ती उसको चलाता भी नहीं, मैंने छोड़ दिया उसको ईमानदारी से। तो आप अगर कर रहे हो कुछ भी काम तो इसमें ईमानदारी रखिए। वो आपके चाहे मिड डे मील में आप बच्चों को दे रहे हो, आप उसको एजुकेशन में कुछ चीज़ प्रोवाइड करा रहे हो, उसको रिसोर्स दे रहे हो,
तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ होगी तो ये समझोगे आप वो बच्चा भी किसी और का बच्ची नहीं, वो मेरा ही बच्चा है। तो मेरे ख्याल से बस ये होना चाहिए टीचर्स के अंदर। वेरी नाइस। मतलब ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जब आप ईमानदार रहेंगे अपने आप बेहतर काम करेंगे और आपके हाथों में भविष्य है कई सारे बच्चों का। मेरे पास जो है ना, पता नहीं कितने बड़े बड़े ऑफर आते थे, अभी भी आते हैं, बट फिर ये डर लगता है यार पता नहीं कोई दूसरा आएगा और पता नहीं इनको कैसे ट्रीट करेगा। तो मैं आज तक इसलिए मैं जुड़ा ही नहीं, इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि यार जो भी है अपने ऊपर है, चाहे मान लो कुछ नुकसान होगा मैं अपने पास से उसको देख लूंगा। क्योंकि आपका जुड़ाव जो है ना बच्चे के साथ हो जाता है। अगर मान लो मेरे खिलाफ कोई बोलेगा, मुझको उसको आंसर देने की जरूरत नहीं है, बच्चा ही मतलब उसको बोलना शुरू कर देता है। अगर मैं उसको कोई सलाह दूंगा तो बच्चा उसको मतलब ऐसे मानता है कि यार मेरे घर वाले ने दी है, मेरे गार्जियन ने मुझे सलाह दी है। तो ये अटैचमेंट अगर आपका बच्चे से हो गया तो ये खाली आपके पैसे, ये नेम फेम के चक्कर में नहीं, आपका हो जाता है, किसी से भी हो जाता है। मगर ये सचिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी होती होगी ना कि कोई आप पर इतना ट्रस्ट कर रहा है, इतना विश्वास कर रहा है कि गलती से भी कहीं कोई गलती ना हो जाए। ये तो बहुत डर लगता है। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, तो घबराहट होती है कि कहीं गलती से भी गलत सलाह ना दे दूं। मैं क्या काम करता हूँ, पहले मैं 1-2 सोर्स से कंफर्म करके एक बच्चों को कोई कंटेंट या न्यूज देता था, अब मैं 4 जगह देता हूँ क्योंकि बच्चा इतनी भारी संख्या में जुड़ रहा है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल हर जगह से कंफर्म करके बच्चों को दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई डिपार्टमेंट की वजह से कुछ लेट हो गया या कुछ और चीज हो गई, वो एक अलग बात है, अदरवाइज मेरी तरफ से नहीं होती। बट हाँ, डर लगता है। और सबसे बड़ा डर ये लगता है कि यार बच्चों को कुछ गलत ना जाए, क्योंकि जिस दिन गलत चला गया मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस उस दिन सबसे बेकार दिन होगा। तो जान के तो मैं जिंदगी में शायद कभी नहीं करूंगा ये वाला काम। नहीं, आपसे आज बात करके सचिन बहुत अच्छा लगा। और चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्टूडेंट्स का माइंडसेट हो, चाहे टीचर्स का रोल हो, बहुत अहम है, चाहे पेरेंट्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बेहतर नागरिक को तैयार करने के लिए। और बेहतर नागरिक बनने के लिए यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे टीचर्स का जो रोल है सोसाइटी में वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैम। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।